आगे स्कूटर खड़ा किया रोड है। तू बताएगा मुझे परेशान है जी, एम्बेसी वालों ने कॉल किया। अच्छा जी, क्या बात हो रही थी यार? हाँ, तो सी मैं आपको बता रहा था, ऐसा कोई तरीका नहीं कि रोल आप, यानी कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है जो आप रोल होल्डर पे, बात मेरी और से सुननी है, कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है कि रोल होल्डर पे आप उस एक्टिविटी को परफॉर्म करें और रोल होल्डर रोल अपना विथड्रॉ कर दें। ऐसा कोई तरीका नहीं। समझ में आ रही बात? आप देखना, हमने पढ़ाई है कि हमेशा आप किस पे जाके एक्शन परफॉर्म करते हैं जो रोल होल्डर नहीं है। चाहे ट्रांसफर कर रहे हो चाहे सीज कर रहे हो, एक्शन कहाँ परफॉर्म हो रहा है? जो करंटली रोल होल्डर नहीं है, रोल होल्डर बनने जा रहा है। ठीक है, जबकि सोचें लॉजिकली ऐसा भी तो होना चाहिए था कि मैं रोल होल्डर पे आता, उस पर कमांड देता, वो रोल उठा के दूसरे को देता। ऐसा नहीं है। समझ में आ रही बात? इसलिए अब सोचें, झगड़ा पड़ जाएगा। अगर एक को रोल होल्डर मैं बना देता हूँ ज़बरदस्ती और दूसरा भी ऑनलाइन आ जाता है तो दोनों रोल होल्डर बन गए। ये आप कर नहीं सकते कि उससे कहें कि तुम रोल छोड़ दो, लड़ाई पड़ जाएगी ना। इसलिए हमेशा सीज कब करते हैं? जब अश्योर हो आप कि रोल होल्डर क्रैश हो गया, वो ऑनलाइन नहीं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस उस वक्त ही करते हैं जब आपका डीसी क्रैश हो गया। समझ में आ रही है बात? तो अब जनाब मैं क्या करने लगा हूँ, मैं वो रोल होल्डर सीज हो चुका है, मेरा एक रोल होल्डर बन चुका है, मैं इसे ऑफलाइन ले जाता हूँ। अज्यूम कर लें क्रैश हो गया, मैं इसका आईपी चेंज कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसका आईपी ऐसा कर देता हूँ कि इन दोनों की कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी। ये जनाब इसको मैंने 192.168 को मैंने क्या कर दिया, 19.168। तो ये कनेक्टिविटी ख़त्म। अब कनेक्टिविटी ख़त्म होने का नतीजा क्या होगा? जी ये भी ख़त्म हो गया। नतीजा ये होगा कि अब आप जब रोल देखने की कोशिश करेंगे ना, तो आपको रोल होल्डर नज़र नहीं आएगा, बल्कि क्या नज़र आएगा? एरर। ये देखिए, मैं इधर गया, मैंने आपको कहा था ना पहली इंडिकेशन क्या होती है? पहले तो ये सो जाएगा, देखें सो गया, पहले रिजल्ट फौरन दिखा रहा था। इसका मतलब जब आप रोल होल्डर ऑपरेशंस मास्टर्स व्यू करते हैं तो ये कनेक्ट होता है उसके साथ, कनेक्ट करता है ना, इसीलिए पहले जल्दी दिखा रहा था। अब इसे रोल होल्डर मिल नहीं रहा है, ये ढूंढने जा रहा है, ढूंढेगा, जब थक हार जाएगा तो आपको पेज दिखाएगा जिसमें जहाँ पे रोल होल्डर का नाम आता है वहाँ पे क्या लिखा हुआ होगा, ये आपके सामने। बात समझ में आ गई? और ये इंडिकेशन है इसकी, क्या ट्रांसफर नहीं होगा, अब क्या होगा? कर दें सीज? नहीं जी, सीज के लिए आप कहाँ जाएंगे? अगेन कमांड प्रॉम्प्ट लिखने पे जोर है, बहरहाल लिख लो, खैर है, बाकी का ऑपरेशन तो वही है। एंट्री एसक्यूटल कनेक्शंस, आप लोग तो एक्सपर्ट हो गए हैं। कनेक्ट टू सर्वर, बोलना नहीं है किसी ने बोलना नहीं है, कोई भी नहीं बोलेगा, वही बोलेगा जिससे मैं पूछूंगा। किससे पूछूं? तुम बताओ, यहाँ पे किसका नाम आएगा? PC1 का, PC2 का, या कोई और आंसर दे दो जो तुम्हारे ख्याल में। PC2 का। क्यों PC2 का क्यों आएगा? क्यों PC1 का क्यों लाने, तो जिस पर रोल लेके आने उसका नाम आता है। ठीक है ना, तो PC1 आ गया। मैं तो रिक्वायर ही नहीं कर रहा था कि आप PC1 या PC2 हैं। आपका ये आंसर हो सकता था कि उसका नाम दें यहाँ पे जिसको रोल होल्डर आप बनाना चाहते हैं। क्विट किया, ये क्विट नहीं भूलना। अब वो कमांड आएगी सीज स्कीमा। मैं आपको एक चीज़ लेकिन दिखा देता हूँ इससे पहले, इस कमांड के देने से पहले। रेप्लिकेशन मॉनिटर ओपन करें, दोबारा से मॉनिटर सर्वर ऐड करें। अब मैं PC1 ऐड करता हूँ और राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में पांचों पे किसका नाम आ रहा है फिलहाल? ठीक है, नाम एंटर किया, यस कर। देखें अभी भी वो अटेम्प्ट किस चीज़ की कर रहा है? इवन जब आप सीज करते हैं तो पहले क्या ट्रांसफर करता है? पहले अटेम्प्ट किस चीज़ की करता है? ट्रांसफर रोल। अगर रोल होल्डर ऑनलाइन है तो अच्छा यही है ना कि ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि ट्रांसफर में लॉस ऑफ डेटा नहीं है। तो पहले अटेम्प्ट कर रहा है सेफ ट्रांसफर की, थोड़ी देर बाद आपको मैसेज देगा कि ट्रांसफर ऑफ स्कीमा फिज्मो फेल्ड, सो प्रोसीडिंग विद सीजर। क्या मैं सीज करने जा रहा हूँ क्योंकि ट्रांसफर फेल हो गया। समझ में आ रही बात? जी सर।
मैसेज में भी यही लिखा हुआ है सर, ये जो लाइन आपने की है बोल्ड, जी बोल्ड जो लाइन की है इसमें भी यही लिखा हुआ है। हाँ ना, अगली लाइन ही बता दी है ना कि अभी तो अटेम्प्ट कर रहे हैं किसकी, ट्रांसफर की। अब क्या लिखा हुआ आएगा, फेल होगी अटेम्प्टिंग ट्रांसफर ट्रांसफर, ऑफ स्कीम ऑफ इज्मो फेल्ड, फेल्ड। प्रोसीडिंग विद सीजर, फिर सीज करेगा। कनेक्ट उससे हुए हैं जिसको रोल देने हैं, और ये कमांड किसके ऊपर बैठ के दे रहे हैं? जाहिर है जिसके साथ कनेक्ट हो उसी तरह, ये थोड़ी कनेक्ट उसके साथ हो गया फिर कमांड कहीं और दे दी, फिर कनेक्ट किसकी? कैसा है सवाल? तो वो कंफ्यूज हो नहीं, confusion नहीं, सारा काम आपका उस पर होगा। देखो वो तो क्रैश हो गया, खुद सोचो, वो तो क्रैश हो गया, उसके साथ कैसे कनेक्ट हो, बर्बाद हो गया वो तो। मुझे लग रहा है ये भी बर्बाद हो गया। इतना इंतजार करवाता नहीं। सर एक सक्सेसर होता है, दूसरे को क्या कहते हैं? प्रेडिसेसर, ये तो वैसे वर्ड्स हैं, लाइक परवेज मुशर्रफ प्रेडिसेसर था, जरदारी सक्सेसर। समझ में आई बात? कौन? मुशर्रफ के रेफरेंस से, अभी मैंने जरदारी के रेफरेंस से बताया कि जरदारी जो है वो सक्सेसर है। नहीं वो तो फिर कोई भी नहीं है, फिर तो कोई भी नहीं है। जी हालिया मिसाल दें आज की, वो जो शहबाज शरीफ की, वो सक्सेसर शहबाज शरीफ का प्रेडिसेसर कोई है ही नहीं। कौन था चीफ मिनिस्टर? वो फिर वो बनेगा परवेज इलाही, गवर्नर आजम, चीफ मिनिस्टर। सेम होना चाहिए ऐसे स्पॉन्सर लीजिए घूम घूम को बात जिक्र लाते हैं कि किसी तरह जिक्र हो जाए शहबाज शरीफ। पीपीए के मुंह से तो ज़्यादा अच्छा लगता है। एज अ पीपल पार्टी आपको खुशी हुई है कि नहीं तो बस ये है कि ये तो एक चीज़ है ना, पीपल्स पार्टी तो एक चीज़ है, लेकिन ये ज़रूर है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है, डेमोक्रेसी जो है वो ये कहते हैं कि बदतरीन डेमोक्रेसी जो है वो आमराना निज़ाम से अच्छी होती है। तो ये अच्छा है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो नहीं ख़त्म होना चाहिए, ये अच्छा हो गया। क्योंकि जो ये गवर्नर राज होता है इसमें ना जो अदारों पे कंट्रोल है वो नहीं होता, अदारों पे कंट्रोल जो है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का होता है। तो इसलिए आज से अच्छा होगा कि अब ज़रा जो प्रोसेस है वो चल पड़ेगा। वैसे भी खास तौर पर पंजाब के लिए तो काफ़ी अच्छा हो गया। क्या हो गया यार, पंजाब के लिए अच्छा हो गया, ये ADS हमारी बर्बाद हो फिर इसको दोबारा हैं? नहीं वो कह रहा है कि नहीं पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट होगी तभी मैंने। चलो सर इसे ऊपर से कह दे, ये कौन सा देख रहा? बेटा में इलेक्शन करवाना सर जलसे जुलूसों में गए कभी आप? डंडे शंडे खाए? कभी भी नहीं, इतना नहीं मैं पॉलिटिक्स, और ना मैं आपको भी ये मशवरा दूंगा। मॉरल सपोर्ट काफ़ी है, डंडे अपने आप वालिद के लिए, अपने भाइयों के लिए खाएं, पॉलिटिशियंस के लिए डंडे खाने की ज़रूरत नहीं। आप अपने वतन के लिए डंडे खा सकते हैं, पॉलिटिशियंस के लिए कभी डंडे ना खाएं, ये बात याद है। जी अल्लाह करे कि ऐसा पॉलिटिशियन हो जिसके लिए आप डंडे खा सकें। मेरा नहीं ख्याल करंट सिनेरियो में कोई भी ऐसा नजर आता है जिसके डंडे खाए जाए। यार ये जो है ना ADS ने भी डंडे खाने हैं दोबारा करने से। और एक काम वैसे करते हैं जस्ट भी पूछो आप कनेक्ट हो PC1 के साथ, आप PC1 के साथ कनेक्ट हो सर, रोज सीज कर रही है। हाँ तो PC1 के साथ ही कनेक्ट करो सर तो उस पर है PC2 ओ तो मैं कोई चीज़ बड़ी सी दो मार ये गिलास मारे से नुकसान ज़्यादा होगा इसका। मैं कह के मेरी ज़बान जो है वो थक गई है कि हमेशा कनेक्ट उसके साथ होना जिस पे रोल लेके जाने। फिर तुम गलत बात कर रहे हो, तुमने बिल्कुल लोधरा में MCC नहीं पढ़ानी, तुमने स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट बर्बाद कर देना। पढ़ानी है स्टूडेंट ने क्वेश्चन करना है, इसने खुद शक में पड़ जाना। ये सिंधी को पढ़ाएगा सर।
चलें फॉर द टाइमिंग हम पता क्या करते हैं, कोई और रोल सीज करते हैं। देखते हैं क्या करता है। असल में एरर तो दे देना, अगर इसने नहीं करना तो एरर तो कम से कम दे दे। ये तो खतरनाक बात होती है ना कि एरर भी नहीं दे रहा और काम भी नहीं कर रहा। हम इसे 30 सेकंड देंगे। डेडलाइन देनी पड़ती है, मसला ये। अब जरा हम कुछ चीज़ें देखेंगे। ट्रांसफर ऑफ डोमेन नेमिंग फिज्मो फेल्ड प्रोसीडिंग विद सीजर, और उसके बाद इसने सीज कर दिया है। अब आप अगर उसमें देखें रेप्लिकेशन मॉनिटर में तो एक जगह पे नाम किसका आना चाहिए, PC बिल्कुल सही हो गया। रोल हो गए आप क्लियर गिरा दिए। ये देखें PC1 उसका हम ओके कर देते हैं। अब हम कमांड देते हैं सीज स्कीमा, एक दफ़ा फिर स्कीमा की अटैम्प्ट करते हैं जो हमारी पहले सक्सेसफुल नहीं हुई। यस करेंगे, लेट्स सी क्या क्या चीज़ डेडलाइन अभी नहीं देते, डेडलाइन दे देते उस वक्त जब थोड़ा सा नॉर्मल टाइम गुजर जाए। 8:01 और 30 सेकंड ये डेडलाइन, ठीक है बस सही। वैसे आपस की बात है, डेडलाइन के बाद हम करेंगे क्या? एक और डेडलाइन शायद इंसान बन जाए, शायद ही बात आ जाए। बात उसे करवाने या खुद डर रहे हैं? समझ गया सर। ठीक है, और ये आप देख लें ट्रांसफर ऑफ स्कीमा फिज्मो फेल प्रोसीडिंग विद सीज तो उसने करना ही करना है, इसमें तो कोई शक वाली बात है ही नहीं। ये आपके सामने फर्स्ट और लास्ट में देख लें किसका नाम आ रहा है। यार आज सारी क्लास हैं। वालेकुम सलाम, खैर मुबारक। कौन बात कर रहा है? तो 7:15 तुमने क्लास नहीं पढ़ने आना? बस मुबारकबाद होगी, पहुंचो क्लास में। वो बेदार वक्त में याद कर रहा है, सॉरी इरफान। मुझे पता है तुम कौन बात करो, तुम पहुंचो ठीक है, ओके। ये जी आपके ग्रुप का था 7:30। हाँ ये 1-2 दिन ये प्रैक्टिस की जाए। अच्छा जी ये भी हो गया, बाकी भी अब कर लेते हैं। मैं चेक नहीं कर पाऊँगा सारे करके, फिर एक ही दफ़ा चेक कर लेंगे। रिड मास्टर, मुझे यार वहाँ ब्रसल्स में कोई कम से कम 50 के करीब मैसेजेस आए। नंबर मेरा जो ये उस्मान ने रेप्लिकेट कर दिया था, तो 50 के करीब मैसेज मुझे ब्रसल्स है। फिर मैं वहाँ पे नेट बहुत महंगा था, वो कार्ड होता था 15 यूरो का, और उसमें मेरा ख्याल है 1 घंटा होता था, शायद 90 मिनट्स होते थे। वो वैसे घर में नहीं पता लगते, वहाँ वो 90 मिनट्स ऐसे गुजरते थे। फिर वो सिस्टम भी इतना सिक्योर था, मैंने बड़े चक्कर चलाए उसमें, लेकिन बड़ा सिक्योर सिस्टम था, कोई चीज़ ही नहीं ओपन होती थी। ब्राउज़र उसके अंदर खुला हुआ होता था, उसी के अंदर आपको लिखना है। मैसेंजर उनका अपना था, पता नहीं स्पीड नेट क्या था, तो MSN भी नहीं था उसमें। सर सिक्योरिटी की आप टोटके लगाते रहे वहाँ बैठ के। मैंने बड़े टोटके लगाए, कोई चक्कर चल जाए यार। 15 यूरो का मतलब है 1500 रुपये 90 मिनट के, लेकिन कोई चक्कर काफ़ी सिक्योर रखा था सर उन्होंने काम। तो आप कभी अगर जाएंगे यूरोप तो आपका सबसे ज़्यादा खर्चा जो होगा ना वो टेलीफोन पे होगा और इंटरनेट। सर वो कॉल करते रहे 25 रुपये पड़ जाते थे, वहाँ से आंसरिंग मशीन लगी। लेकिन मैं वहाँ से करता था, मुझे ज़्यादा पड़ता था। तो मैं बता रहा हूँ 25 यूरो का और 15 यूरो का कार्ड आता था, और पता भी नहीं लगता, ख़त्म हो जाता। अच्छा जी रिट मास्टर भी हो गया। स्ट्रक्चर यहाँ से तो फिर भी, यानी मैं अपना नंबर घर दे के गया था, इसीलिए कि मैं घर जो है वो मिस कॉल देता था तो घर वाले कॉल खुद कर देते थे। इसी तरह ये अदील वगैरह को जितने भी यहाँ पे फेलोज थे उनको मैं मिस कॉल देता था, ये लोग करते थे। लेकिन कुछ जगहों पे करना पड़ जाता था तो बड़ी जल्दी ख़त्म होता था, पता भी नहीं लगता। सर कितना खर्चा हुआ आपका इस टूर में टोटल? ट्रैवलिंग का पूछ सारा पेपर वगैरह की फ़ीस डाल के सारा 300,000 से 400 के दरमियान होगा, हिसाब लगाना पड़ेगा। देखिए $1,700 तो फीस के हैं,
ठीक। फिर होटल में पर डे 59 यूरो और 7 यूरो का नाश्ता था, 65 यूरो पर डे। ठीक है, 4 दिन का वो लगा लेना। ठीक है, वो पहले ही पेड था, पहले ही कर दिया था पेड था। और बाकी ट्रैवलिंग की 80,000 आपका रिटर्न टिकट है, कर लो, अब ये जमा कर लो। सर मसाज के नहीं डाले आपने? मसाज के नहीं डाले पैसे? क्या मसाज के पैसे नहीं डाले? वो मैंने नहीं डाले सारे, वो तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। वो वैसे मेरा ज़ाती खर्चा तो वही है, ये तो सारा कंपनी का था। इसीलिए कहते हैं बाहर जाएं तो कम्युनिटी में रहें। मैं कम्युनिटी के साथ ही था, मैं अगर चाहता भी ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ये आप देखें क्या लिखा हुआ है PC2, तो PC2 का अभी हमने नहीं किया, वो भी करें। NTDS वही सारा प्रोसेस दोबारा, जिन लोगों को कमांड लिखने का शौक है दोबारा ना लिखें वही कमांड। कनेक्ट टू सर्वर PC1 कौन सा रह गया? PDC। PDC के साथ मास्टर लिखने की जरूरत है, सिंपल PDC, सीज PDC, दैट्स इट। सैर वगैरह किया आपने वहाँ पे? घूमे फिरे? वहाँ पे यार ये नहीं, एक्चुअली वहाँ पे एक फ्रेंड के आगे फ्रेंड थे, 3 दिन बाद वो मुझे आके ले गए थे अपने साथ में। उनका वहाँ मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ पे खाने का आया था, खाना वहाँ पे नहीं, हलाल गोश्त नहीं मिलता, यानी मेरी नॉलेज में नहीं था। लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं था सर? तो वो मैं एयरपोर्ट से ही मैंने डबल रोटी और जैम परचेज़ किया था, वही मैं खाता रहा 3 दिन, तंग आ गया था वो खा। तो फिर वो जब मुझे ले गए साथ, तो उनका वहाँ पे होटल था, प्रॉपर ना एशियन फूड था, उस पर हलाल खाना था। फिर उनके साथ ही जहाँ घूम सकता था, यानी अगर वो साथ ना होते तो शायद मैं पेरिस चला जाता, मैं पेरिस जाने का शौक़ था। और लेकिन वो उनके साथ था, फिर ज़ाहिर है बाहर अगर आप यानी कोई है साथ, फिर आपको थोड़ा सा उसकी भी माननी पड़ती है। फिर मुझे बड़ा और लगता था कि मैं उन्हें कहूँ कि मुझे लेके जाएँ। वो बेचारे वहाँ पे लाइफ बहुत टफ है यार, जो लोग वहाँ रह रहे हैं, मैं हैरान हूँ, बहुत मुश्किल काम है यार। यानी वो लोग अच्छे एजुकेटेड लड़के थे, इन्होंने होटल ओपन किया हुआ था, वो खुद ही यानी वहाँ खाना बनाते थे, रोटियाँ भी तंदूर लगाया हुआ था, नान बेचारे लगा रहे होते थे, पढ़े लिखे थे सारे। बल्कि उनमें एक जो था वो उसको 6 या 7 लैंग्वेजेस आती थी प्रॉपर, यानी ये नहीं कि वैसे अल्फाज आते हैं। और लेकिन वहाँ भी ये नहीं, ज़ाहिर है वो पाकिस्तान को ये कह रहे हैं रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो लोग जुमा पढ़ने जा रहे थे तो उन्होंने उर्दू में लिख के लगाया था वो खबर है जुमा। मैंने उनसे पूछा भी ये समझ किसी को नहीं आएगा? उन्होंने कहा ना समझ में, हमने तो अपनी ज़बान ही लिखनी है। बड़ी टफ लाइफ है यार वहाँ पर जो लोग रहते हैं। आप लोगों में से जो लोग शौक़ रखते हैं तो बिवेयर के वहाँ की लाइफ आसान नहीं है, बड़ी टफ लाइफ है जो लोग रहते हैं। नहीं, मैं तो यही देख के आया, मैं शुक्र अदा कर रहा था कि यार मैं बेहतर जगह। पाकिस्तान में यही आप गालियाँ देते हैं अपनी कंट्री को कि लाइट जा रही है, बस लाइट ही जा रही है, लाइट नहीं है तो दैट्स इट। और क्या है, फैमिली आपके साथ है, आप बाहर निकलते हैं तो अनजाने चेहरे आपको नहीं नज़र आते, लैंग्वेज अपनी सुनने को मिलती है। मैं आपको बताता हूँ मेरी फ़्लाइट जो है वो दरमियान में जर्मनी में लैंग्वेज का इतना प्रॉब्लम है कि आप किसी से ये पूछेंगे ना कि डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश, तो इसका भी जवाब नहीं देगा। है ना मज़ेदार बात, इस पर भी वो फैसिनेट हो जाएगा कि क्या पूछ रहे हैं। तो यहाँ आपको लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं है। और एक बात याद रखें, आप जहाँ भी जाके रहते हैं वो आपकी कंट्री नहीं है, आपकी कंट्री यही है, ठीक है? तो अपनी जगह अपनी ही होती है, ये याद रखें बात। ओके जी, लें जी ये एक दफ़ा फिर चेक कर लेते हैं। ये सीज़ भी हो गया और कहानी ख़त्म हो गई। सीज़ वाला ये लेक्चर आपका हो गया। अगला लेक्चर लिखें जी, एक्टिव डायरेक्टरी रेप्लिकेशन। शाबाश। इस वीक में आपकी सैटरडे को मैंने ग्रैंड क्लास रखनी है, ग्रैंड क्लास, और वाकई रखनी है, पक्की क्लास, कोई शक ही नहीं। मुझे अब कोई काम ही नहीं, मैं क्या करूँ, क्लासें पढ़ानी है मैंने। सैर करते अब मैं फारिग हो गया हूँ तो कोई काम नहीं है, मैं बोर हो रहा हूँ। फिर ट्रिप पे चलते हैं, फिर ट्रिप पे भी चलते हैं, लेकिन उसके लिए पहले सैटरडे की, इस सैटरडे को क्लास करें, ग्रैंड क्लास, तो उसकी खुशी में फिर अगले वीक पे ट्रिप पे चलते हैं। तो सर उस पर एक्सचेंज पढ़ाएंगे, वो तो ऊपर से निकल जाएगा सर जी। 7:30 बजे तो हो जाएगी खत्म, 7:30 बजे कोई 6:15 वाली 10 को नई क्लास शुरू हो रही है। तो मैं चाहता हूँ उससे पहले थोड़ा सा क्या हो रहा है यार, मिल के नारा लगाओ। सर
जनाब पहले भी कुछ समझ नहीं लगे थे सर, आज तो ठीक हो। वो खुदा का नाम है यार, ये मार रहा सर इससे कौन सा रोज़ कहना सर, छोड़े सर। हम दूर से आए सब सर रिकॉर्डिंग बन जाएगी सर, आखिरी सेशन है ये आपका। गलत मतलब अभी कितनी नहीं सर, आखिरी सेशन। वो ये गलत कह रहा है सर आखिरी सेशन है, चले बच्चे का दिल ना तोड़े सर। नहीं तो ग्रेड क्लास का मतलब ये है कि टाइम बढ़ा रहे हैं, टाइम ज़्यादा हो गया। तो सर वो टाइम तो ज़्यादा होगा आपने नहीं। कभी सोचा कि आपको कोई टीचर पढ़ाए 9 से 5, सुबह 9 से शाम 5? कभी ज़िंदगी में ऐसा हुआ आपके साथ? नहीं किया ना एक्सपीरियंस? एक दफ़ा करके देखें। सर पता नहीं सही होगा। 9 बजे क्लास शुरू हो, 9 से 10, 11, 12 बजे, 9 बजे टी ब्रेक हो, पहले आपको चाय पिलाई जाए, 9:30 बजे क्लास शुरू हो, 9:30 से 10:30, 11:30, 11:30 बजे जो है वो कॉफ़ी की ब्रेक हो, ठीक है, कॉफ़ी आप पिए, ठीक है। उसके बाद 12 बजे शुरू हो, 12 से 1, 2, 3 बजे खाने की ब्रेक हो, उसके बाद 3:30 बजे शुरू हो, 3:30 से 4, 5, 6 बजे कोर्स खत्म। चले सारा कॉफी टी सब कॉलेज की तरफ से आप बोले। समझ आए ना आए, डेफिनेटली एक्चुअल क्लास के लिए होगी, रीटेकर्स बीच में अलाउ नहीं होंगे क्योंकि सारे यस वो कह रहे हैं जो रीटेकर्स हैं, असल बंदे खामोश हैं। नहीं सर, इसी तरह कंटिन्यू रखें सर इसे। चलो यार देख लीजिए, काइंडली सर, हम्बल रिक्वेस्ट। चलो फिर पता क्या होगा, फिर एक और मसला होगा, क्योंकि मैं आपका कोर्स चाहता हूँ कि रेगुलर ही रहते हुए मैं ख़त्म हूँ इंशाल्लाह। फिर ये होगा कि जब नई क्लासेस स्लॉट में शुरू होगी तो मैं आपकी क्लास रेगुलर रखूँगा और आपकी 2 दिन क्लास जो है 2 या 3 दिन क्लास 5 से 6 करनी पड़ेगी। कर ले सर, तो वो खैर है। अगर ये सबके लिए वो खैर सर। ठीक है, असल क्लास के लोग बोले जिनके लिए acceptable है, आप लोग ठीक हो जाएगा, बस सही है, फिर कोई परेशानी नहीं, फिर कोई परेशानी नहीं। यानी 10 से जब नई क्लास शुरू हो असल जाएगी, लाइट दे तो आप वीक में यानी 3 दिन तो आपकी क्लास उसी टाइम पे हो जाएगी, बाकी 3 दिन ना, ताकि आपकी क्लास लाइट। रेगुलर रहे, ठीक है। मुझे 4 क्लासें पढ़ाने में कोई इशू नहीं है, ठीक है, लेकिन आपकी वो कंटिन्यूटी नहीं ब्रेक होगी। और मेरा ख्याल है 2 या 3 वीक्स आपको आना पड़ेगा, उसके बाद खत्म। थैंक यू सर। ओके जी, एक्टिव डायरेक्टरी रेप्लिकेशन ये हमने करनी है। एक्टिव डायरेक्टरी रेप्लिकेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी पड़ेगी वो है साइट। आपको याद है जब हम एक्टिव डायरेक्टरी का इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स कर रहे थे, तो उस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैंने आपको एक बात बताई थी कि एक्टिव डायरेक्टरी के 2 स्ट्रक्चर हैं, एक फिजिकल स्ट्रक्चर है और एक लॉजिकल, ठीक है। लॉजिकल स्ट्रक्चर में हमने क्या पढ़ा था? डोमेन, फॉरेस्ट, ट्री, यही पढ़ा था ना। और फिजिकल स्ट्रक्चर में आपने पढ़ी थी 3 चीज़ें, साइट, सबनेट्स और डोमेन कंट्रोल, ठीक है। तो साइट वो पहली चीज़ है, ये अगर आपको क्लियर हो जाए साइट, तो ये पूरा जो लेक्चर है रेप्लिकेशन का वो इस पर बेस कर, ठीक है। और आपको याद होगा मैंने बताया था कि फिजिकल स्ट्रक्चर को आप डिस्कस ही किस चीज़ के लिए करते हैं? रेप्लिकेशन मॉडल को अंडरस्टैंड करने के लिए। जो फिजिकल स्ट्रक्चर है अपने नोट्स में देख लो, उस पर लिखा होगा कि फिजिकल स्ट्रक्चर का ताल्लुक किससे? रेप्लिकेशन स्ट्रक्चर, ठीक है। रेप्लिकेशन ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए किसकी? फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एरियाज, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो हम अंडरस्टैंड करेंगे वो क्या है? साइट। साइट क्या है? आसान लफ्जों में एक लोकेशन। साइट का मतलब क्या है? एक लोकेशन। यानी एक कंपनी है, उसकी 3 ब्रांचेस हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, तो इन सिंपल वर्ड्स उसकी 3 साइट्स हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद। लेकिन जो टेक्निकल डिस्कशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? असल में ऐसा ही है कि साइट का मतलब क्या है? एक फिजिकल लोकेशन, ठीक है। लेकिन एडीएस की ज़बान में बात कुछ यूँ है कि जो डीसीज लैन की बैंडविड्थ पे होते हैं, यानी अच्छी बैंडविड्थ पे होते हैं, ज़्यादा बैंडविड्थ वाले कनेक्शंस पे होते हैं, हाई स्पीड कनेक्शंस पे होते हैं, उनको आप एक साइड में रखते हैं। और जिन डीसीज का आपस में कनेक्शन जो है वो इंटरमिटेंट होता है या लिमिटेड बैंडविड्थ वाला होता है, उन्हें आप कभी भी एक साइड में नहीं रखते। अब आप मुझे बताएं कि एक बिल्डिंग में ये होगा कि 2 डीसीज हैं, एक ही बिल्डिंग में है वो, और उनका आपस में कनेक्शन जो है वो 56 kDSL नहीं होगा ना ऐसा। चांसेस यही है कि एक बिल्डिंग में अगर 2 डीसी पड़े हैं तो उनका आपस में कनेक्शन क्या होगा? लैन की बैंडविड्थ पे होगा 100 Mbps, ठीक है। बात समझ में आ रही है? गीगाबिट का की होगी बैकबोन, ऐसा ही होगा ना। तो बस यही चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि साइट का मतलब है वो डोमेन कंट्रोलर जिनका आपस में कनेक्शन हाई स्पीड, परमानेंट और रिलायबल। समझ में आती बात? यानी साइट की डेफिनेशन क्या बनी, ये मैं लिख रहा हूँ, आप लोग नोट कर लें। कलेक्शन ऑफ डोमेन
controllers connected with a high speed permanent वैन and reliable connection. ये है डेफिनेशन किसकी? साइट. Collection of domain controllers connected with a high speed permanent and reliable connection. ठीक है. सब कुछ डबल एग्रीमेंट होता है। जी इसलिए अच्छा ये तो हो गया साइट की डेफिनेशन। अब जरा बात इसमें आगे बढ़ाते हैं कि अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि एक कंपनी है, उसकी ब्रांचेस लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में। लेट्स से लाहौर में 1-2 डीसीज हैं, कराची में भी 1-2 डीसी हैं, इस्लामाबाद में भी 1-2 डीसीज हैं। तब लाहौर के जो डीसीज होंगे वो लैंड बैंडविड्थ पे हैं, लेकिन लाहौर का डीसी जब कोई चीज़ एक्सचेंज करना चाहता है कराची के डीसी के साथ, तो दरमियान में कौन सा लिंक आएगा? लाहौर से कराची तक कोई लैंड बैंडविड्थ नहीं होगी, कि लाहौर से इस्लामाबाद या इस्लामाबाद से कराची लैंड बैंडविड्थ नहीं होगी। डेफिनेटली दरमियान में क्या होगा? वैन कनेक्शन। और वैन कनेक्शन पे आपको पता है ट्रैफिक को कंट्रोल करके गुजारा जाता है, ऐसा ही है ना। लैंड बैंडविड्थ पे तो क्योंकि बैंडविड्थ हाई है इसलिए ट्रैफिक कंट्रोल के बगैर भी गुजर रहा है, डजंट मैटर। लेकिन इन केस ऑफ वैन, अगर आपका ट्रैफिक नीडलेसली वैन बैंडविड्थ पे गुजरेगा तो बैंडविड्थ को सैचुरेट कर देगा। समझ में आ रही बात? इसका मतलब है ट्रैफिक को कंट्रोल करने की ज़रूरत एक साइट के अंदर जो एप्लीकेशन है उसमें नहीं है। लेकिन जब एक साइट से दूसरी साइट में ट्रैफिक जा रहा है, यानी जिसे हम इंटर साइट कह रहे हैं, तो इंटर साइट रेप्लिकेशन को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो इसका मतलब रेप्लिकेशन फिर दो तरह की हुई, एक हुई इंट्रा साइट रेप्लिकेशन यानी विद इन अ साइट, और दूसरी हुई इंटर साइट रेप्लिकेशन। ठीक है, यानी साइट से ही हम बात आगे बढ़ाते हैं कि आपके पास रेप्लिकेशन की दो टाइप्स हो गई, एक हो गई इंटर साइट रेप्लिकेशन और एक हो गई इंट्रा साइट रेप्लिकेशन। समझ आती बात? हेलो जी जी कौन? जी शुजा। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, वो बाकी आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ इंशाल्लाह मैं उम्मीद रखें हो जाएगा। ठीक है ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बाकी फिर क्लास में होंगे। ठीक है, ज़रूर ज़रूर जब मर्जी करा। अब इंटर साइट एप्लीकेशन की अगर आप बात करें, इंटर साइट का मतलब क्या है? मैं आगे मतलब भी लिख देता हूँ ताकि आप लोग इसे मिक्स ना करें। इंटर साइट का मतलब है रेप्लिकेशन बिटवीन साइट्स। ठीक है, एक साइट, एक से ज़्यादा साइट्स लिखा है मैंने, ये ख्याल रखना है कि मैं थोड़ा सा। ठीक है, और जो इंट्रा साइट रेप्लिकेशन है वो क्या है? रेप्लिकेशन विद इन अ साइट, एक साइट। समझ में आती है बात? अब अगर हम बात करें इसकी, बल्कि हम करते ये हैं, इसको मैंने यहाँ से किया कंट्रोल C, नीचे जाके P कर दिया है।